आप बताएंगे कि emphysema किसको कहते हैं? COPD characterized by dilation of terminal bronchioles or areas. ठीक है, chronic obstructive pulmonary disease, COPD का जो लफ्ज है ये स्मोकर्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, chronic obstructive pulmonary disease characterized by dilation of terminal bronchioles and alveoli of lungs, ठीक है, called emphysema। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या चीज आता है इसमें? सब बढ़िया बढ़ जाता, डिपेंड करता है कि उसने स्मोकिंग के बाद अगर एम्फाइसीमा एक्वायर किया है तो वो आपके पास उसने कितनी सिगरेट्स कंज्यूम किया उस लिहाज से उसका रेजिडुअल वॉल्यूम जो वो बढ़ जाए। इसके बाद दूसरा डिसऑर्डर मुझे बताइए, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होगी? और प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। ठीक है, इट इज देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है और थिक प्रोड्यूस होता है। आइए, म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है और थिक प्रोड्यूस, देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। उससे बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है क्योंकि वो ज्यादा म्यूकस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन का बाइस बनता है और उससे क्या होता है आपके पास, उससे बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से फिर फाइब्रोसिस होती है और फिर अल्टीमेटली आपके पास मे बी के बच्चे की डेथ हो जाए। चलिए इसके बाद आइए फर्दर, कैंसर के बारे में आपसे बात की थी, कैंसर को डिफाइन करें। और ग्रोथ एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर इज द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यू है। ठीक है, क्या रीजन? So जीन्स, जो कैंसर सप्रेसर जीन्स होते हैं ना, और कुछ जो मैं नाम आपको बताया तो ऑन्कोजीन्स का नाम, जो कैंसर होने नहीं देते उनकी म्यूटेशन हो उस ऑर्गन के अंदर थ्रू आउट, हर सेल्स के अंदर वो जीन्स मौजूद है, सारी बात है, लेकिन जो कैंसर सप्रेसर जीन्स हैं उनकी म्यूटेशन हो, जब कैंसर सप्रेसर जीन्स की म्यूटेशन हो गई उससे क्या होगा आपके पास, उससे ये होगा कि सेल्स डिवाइड तो होंगे लेकिन उनकी डिवीजन स्टॉप नहीं होगी, तो वो नॉर्मल माइटोसिस से ए माइटोसिस शुरू कर देंगे, एबनॉर्मल माइटोसिस शुरू कर देंगे और हमें कैंसर जो है वो मिल सकता है। हर कैंसर की अलग अलग फीचर्स हैं, हर लंग कैंसर की अलग अलग फीचर्स हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में अलग होता है, पोर्ट सेल कार्सिनोमा में अलग होता है। बाद लंग के ऐसे कैंसर हैं कि वो एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देते, ठीक है, बाद ऐसे लंग के कैंसर हैं जो एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देते। ओके, हर तरह के कैंसर में जो कि मलिग्नेंट कैंसर होते हैं उनमें आपके पास वेट लॉस वगैरह मिलता है, ठीक है, वजन कम हो जाता है, मरीज कंप्लेन करता है कि मेरा वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है और उसके बाद फिर जब उसकी मजीद मजीद जो है वो आपके पास करवाते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो उससे पता चलता है कि मरीज जो है वो लंग कैंसर सफर कर रहा है। चलिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किससे एसोसिएटेड है? स्मोकर से ताल्लुक रखता है, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से मैंने आपको हिंट दी थी कि सीलिया डैमेज हो जाते हैं, जब सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रोड्यूस होता है वो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट वगैरह कैच करता तो है लेकिन ऊपर नहीं भेजता, इसकी वजह से वो लंग्स में चले जाते हैं और जब वो लंग्स में चले जाती हैं तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का बाइस बनते हैं। तो अक्सर और बेशतर जो सिगरेट स्मोकर है स्मोकिंग की वजह से वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार है, यानी मुसलसल उनको चेस्ट इन्फेक्शन रहता, खांसी रहती, ठीक है, ओके। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक से ताल्लुक ओटाइटिस मीडिया,
हाँ शैलेश को हमारा बताएंगे कैसे ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? Inflammation of sinus, नहीं, हाँ बताएंगे। inflammation of follicle. मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो आपके पास कहलाता है ओटाइटिस मीडिया। मैलियस इनकस स्टेज से 3 हड्डियां मौजूद होती हैं जो कि मिडिल ईयर का हिस्सा होती है। क्योंकि मिडिल ईयर का हिस्सा होती हैं। कभी आपके जहन में ये बात आई हो कि आपको कैसे पता चलता है कि आप उल्टे हैं या सीधे हैं या टेढ़े खड़े हैं? तो वो इस वजह से होता है कि जो मैंने पार्ट बनाया, राइट से जो मैंने पार्ट बनाया इस वजह से। बहरहाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपसे ओटाइटिस मीडिया की। ये देखें, ये मिडिल ईयर, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ कैसे और उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से कैसे जोड़ रहे हैं? दिस इज द यूस्टेचियन ट्यूब। मैंने आपको प्रीवियसली लेवल करवाई दी है जिस वक्त मैं आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक समझा रहा है। आधा मिडिल ईयर, आधी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है यूस्टेचियन ट्यूब के साथ मौजूद है और आधी आपके पास जो है, आधी आपके पास जो है वो उसके साथ मेलियस वाली हड्डी जुड़ी हुई। ठीक है, मेलियस वाली हड्डी जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई। होता क्या है? होता ये है कि ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर ये सुराख आपके पास कहलाते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है, ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब से अगर किसी को फेरिंजाइटिस हुआ, ठीक है, फेरिंग्स का इंफेक्शन हुआ, वो कहलाता है फेरिंजाइटिस, गला खराब। फेरिंजाइटिस में टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम हो जाती, तो टॉन्सिलाइटिस हुआ और मरीज ने दवाई नहीं ली, माइक्रोऑर्गेनिज्म यहां से गुजर के, यहां से होते हुए इस मिडिल ईयर तक पहुंच जाता, और ये मिडिल ईयर जो है वो आपका पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता। कंडीशन इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगर ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट ना किया जाए तो मे रिजल्ट इन डेफनेस। ठीक है, हो सकता है कि मरीज जो है वो डेफ हो जाए अगर लॉन्ग टर्म तक उसको ट्रीट ना किया जाए। ओके, दिस इज द मिडिल ईयर इन्फेक्शन। यहाँ का इन्फेक्शन किसी को हो सकता है, यहाँ का हो सकता है, लेकिन चूंकि हम इस पर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमने इसकी बात की कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ है, दिस इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। ओके, फर्दर आइए इसके अलावा आमतौर पे किसी को अगर इन्फेक्शन हो एंटीबायोटिक दी जाती है, ट्रीट हो जाता है, कम आसान। तो जब मैंने ईयर बनाया है तो मैं एक छोटी सी बात बस शेयर कर रहा हूँ। ये वाली जगह जो आपको नजर आ रही है, 1 2 3, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहलाते हैं, 1 2 और ये 3, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। कोई उल्टा लटक रहा हो, उससे पूछा जाए कि तुम सीधे हो कि उल्टे हो, तो कहेगा मैं उल्टा हूँ, ऑब्वियस बात है। तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो दीवारों को टच कर रहा होता है और जो आपकी पोजीशन की अवेयरनेस से कि आप सीधे हैं कि उल्टे। ठीक है, चलें आगे। नर्वस सिस्टम में आपको सुनने को मिलेगा कि 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उनमें से एक नर्व आपके पास वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व होती है। ठीक है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ये वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है ये यहीं से इनर ईयर से कॉक्लिया से निकलती है और फिर ब्रेन में जाती है। ठीक है, ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अल्टीमेटली वहां पे जाती है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ओके, so this is otitis is the inflammation of middle ear.
साइनोसाइटिस देख लीजिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। यहां पे जो साइनोसाइटिस से मुराद है ना, वो फेशियल साइनसेस। हमारी बॉडी में साइनसेस और भी जगह पर है, स्पेशली ब्रेन के अंदर वेन्स के अलावा क्या मौजूद होते हैं, साइनसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, साइनसेस वहां पर भी मौजूद, लेकिन जो फेशियल साइनसेस है उनकी बात करते हैं। हमारे चेहरे पे, ठीक है, इस तरफ आपके पास मैक्सिलरी साइनस मौजूद है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिलरी साइनस। यहां पे आपके पास इस जगह पे इथमोइडल साइनस है, यहां आपके पास स्फिनोइडल साइनस है। मोइडल एंड स्फिनोइड, ये दो साइनसेस आसपास मौजूद हैं। और यहाँ पे ऊपर आपके पास फ्रंटल बोन के साथ, ये हमारा माथा जो है फ्रंटल बोन है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस पर। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस कहलाता है आपके पास साइनोसाइटिस। ये साइनसेस जो है मुख्तलिफ अंदरूनी रास्तों से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साइनोसाइटिस अगर किसी को रहता है तो वो आपके पास उसकी आवाज में क्या, इन साइनसेस का एक्चुअल काम क्या है कि आपकी आवाज को रेजोनेंस दें। जब ये साइनोसाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, ये सिक्रीशन से भर जाते हैं तो आपकी आवाज काफी बैठ जाती है। ठीक है, किसी को फ्लू होता है, किसी को फ्लू होता है और उससे कोई इन्फेक्शन अगर हुए तो उसमें क्या हुआ कि साइनोसाइटिस भी साथ में हो गया, आवाज बैठ जाती है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन यहाँ पे पूरी भर जाती है। इन साइनसिस की इंफ्लेमेशन आपके पास साइनोसाइटिस का, जिसको मुसलसल साइनोसाइटिस रहता है उसका एक्सरे करवा लेते हैं। कहीं आप पॉलिप्स तो नहीं, पॉलिप्स कहते हैं आउटग्रोथ। यहाँ पे मुख्तलिफ आउटग्रोथ जो है, खासतौर पे ये वाली जगह जो है, यहाँ पे मुख्तलिफ आउटग्रोथ जो है वो नजर आ रही हो, ये हेरिडिटरी कंडीशन। फिर उसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, पॉलिपेक्टोमी यानी कि पॉलिप्स को रिमूव करवाना पड़ता है। ओके, और अक्सर साइनोसाइटिस जिनको हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपकी जो नाक की हड्डी होती है ना, वो डेविएट हुई भी होती है। ठीक है, जो नाक की हड्डी डेविएट होती है उसको कहते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस कहलाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर साइनसेस ब्लॉक भी हो जाती है, पॉलिप की ग्रोथ होती है, और वो उसकी वजह से आपके पास साइनोसाइटिस और वर्सन से वर्सन होता चला जाता है। आपको सिर्फ ये पता होगा कि ये साइनस, देखें मैक्सिलरी साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे इस जगह पे स्फिनोइडल और इथमोइडल साइनसेस हैं, इस जगह पे हमारे पास ये फ्रंटल बोन है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस है। और इथमोइडल साइनस जो बड़ा सेंसिटिव है, नागलेरिया का जो जरासीम है वो इथमोइडल साइनस की दीवार क्रॉस कर ही फिर आपके दिमाग में दाखिल होता है। ठीक है, जिससे एंसेफ्लाइटिस और अल्टीमेटली मेनिंजाइटिस होता है। चलें, साइनोसाइटिस मैंने आपको बताया, नमोनिया देख लें, नमोनिया आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कोई सिलेबस जो पीएमसी वाले जारी करते हैं उसमें देखकर मुझसे किसी को ये सवाल करे कि सर ये तो उसमें नहीं लिखा हो। देखिए आपको बताऊं कि अगर मैं इस साल के टेस्ट पेपर की बात भी करूंगा तो सेल डिवीजन जो है, सेल साइकिल का जो टॉपिक है वो कहीं नहीं दिया हुआ था, उन्होंने दिया साइकिल। आसान सवाल दिए, लेकिन आसान मुश्किल बच्चे, हो सकता है स्टूडेंट के लिए वही आसान सवाल जो आपको लग रहा है वो दूसरे को मुश्किल लग रहा है, उन्होंने दिया। क्रोमोसोम और डीएनए टॉपिक में शामिल नहीं था, उन्होंने दिया सवाल। ठीक है, तो बज़ाहिर ये कहा जाता है कि हाँ हम बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन और पिछले साल की बात भी सुन लें,
तो उन्होंने सेल चैप्टर के अंदर जो लैब टेक्निक्स वगैरह हैं उस पे उन्होंने कोई पीएमसी के सिलेबस में नहीं दिया वो तो उन्होंने दे दी। क्योंकि जो बिटर ट्रूथ है वो ये कि जो उन्होंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसमें दिए ना अपने सिलेबस में, उसमें बायो का सिलेबस 80 क्वेश्चन बनाना ना बहुत मुश्किल काम था। उनको मजबूरन बाउंड्री क्रॉस करना पड़ती है जहाँ पिछले सालों में वो सवाल भी ना आया हो, और वो आपके पास जो है वो सवाल जो है आपके पास पिछले सालों में नहीं आया, वो इस साल बिल्कुल नए सवाल देंगे, तो उसको वो करने पूरा करने के लिए वो अपनी लिमिट क्रॉस करना था। ठीक है। नमोनिया। ठीक है। नमोनिया आपके पास चेस्ट इंफेक्शन या लंग इंफेक्शन को बोलती है। नमोनिया बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। मैं पहले वायरल की बात करूंगी, क्योंकि वायरल आप सुन चुके होंगे कोरोना में कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो नमोनिया से हुई। ये बात याद रखना। होता ये है कि पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। हर मरीज को कोरोना के कि उसका स्टेटस क्या है एक्सरे करके देखा जाता था, और एक्सरे करके जो देखा जाता था, ये रही, जो जितने भी कोरोना के मरीज हैं अगर उनमें हमें ये फाइंडिंग मिलती थी, इसे कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, उसको हम घर जाने देते थे, एडमिट कर देते थे। ठीक है। ये रही, इसे कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये नमूनिया की, वायरल नमूनिया में, कोरोना में इसकी निशानी है। ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आ रहा है। ठीक है। बाकी बैक्टीरियल नमूनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होती है। मैं समझता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मुझ सभी जो है उसको वैक्सीन लगी हुई, नमूनिया की वैक्सीन लगी हुई है बचपन में। ऑल्दो कि उसका इफेक्ट वक्त के साथ साथ खत्म होता जाता है जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही है। इसीलिए अगर कोई 50 प्लस एज के साथ आते हैं तो उसको कहते हैं हर साल या साल 2 साल पे एक बार नमूनिया की वैक्सीन लगवा दो, कि नमूनिया होना चाहिए। और वो वैक्सीन कौन सी है, वो इसकी वैक्सीन। ठीक है। और जब कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल थी, ठीक है, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 10-10 हर 6 महीने के बाद 10-10 बार वैक्सीन लगवाई है फाइजर की, ताकि हमको कोरोना ना हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपनी नई नई बिल्स जारी की थी, या ये मसला वो मसला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा तबका है उनकी बात कर रहा हूँ, हर 6 महीने बाद बाकायदगी से कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे। ओके। तो अच्छा, नमूनिया के अलामत क्या है, किसी को नमूनिया हुआ है, एक बात याद रखिएगा कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम का चैप्टर नहीं पढ़ाता और सिर्फ नमूनिया पढ़ा देता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर। दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेथ्स 2 रीजन से होती हैं, बच्चों में नमूनिया, और दूसरी जो वजह है आपके पास वो डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है। बच्चों में नमूनिया सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास डेथ कॉज है। नमूनिया में होगा क्या, नमूनिया में आपके पास, आप एक काम करें इसको नोट करें, मैं फिर उसके बाद आपको
यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, एक बात का हमेशा याद रखिएगा बेटा कि घर से यहाँ तक आना और यहाँ से वापस जाना बड़ा आसान काम है। कि घर वालों ने छोड़ दिया, आ गए चले गए। जो मुश्किल काम है बेटा, किताब लेके बैठना मुश्किल काम। ठीक है, किताब लेके बैठना मुश्किल काम है। फीस देना भी आसान काम है, क्या पेरेंट्स दे। किताब लेके बैठना जो है वो मुश्किल काम है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी किताबें मल्टीपल टाइम्स, नॉट अ सिंगल टाइम, समझ के आपकी रीड की हुई हो। ठीक है, समझ के रीड की हुई हो। मेरे ख्याल से हमारी फेस कोई ऐसी नहीं है कि आप घर में इतना टाइम ना निकाल सके कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है आप एट द एंड कम से कम ये कह सकें कि हाँ आपकी किताब की रीडिंग अच्छी है। सबसे पहले अगर आप सारे सिलबोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सिलबोर्ड से करें। अगर मैं इस साल के पेपर की बात करूं, उन्होंने कमिट किया था सिलबोर्ड की किताब फॉलो करेंगे एज इट इज। मैंने सिलबोर्ड की किताब फॉलो करके दी, पेपर बहुत आसान। बायो के कंपोनेंट की बात करूं, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स का आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन बायो बहुत आसान है। ठीक है, मुश्किल भी लगा है लोगों को, लेकिन उन लोगों को जिनको क्या कहते हैं कि जिनकी रीडिंग की आदत नहीं। और ऑलवेज रिमेंबर कि स्टूडेंट जो है ना, वो गलत करके आते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश में गलत कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग में गलत कर दिया। तो इसलिए आपके पास सिर्फ बायो ही रह जाती है कि आप बायो में एक भी गलत ना करें, तो आप बच सकते हैं। 81 के 81 में से 79 क्वेश्चन आसान आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात यह है कि वो दो सवाल भी आपने इसलिए सही करने हैं कि कहीं और गलत हो गए तो उसको बैलेंस कर।
कॉपी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, निमोनिया के बारे में बात कर रहा था आपसे। लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, ये आपके पास लंग्स को मुतासिर करती है, कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, बुखार आता है, ठीक है, देयर इज इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट। छोटा बच्चा जो है उसका रिस्पिरेटरी रेट ऑन एन एवरेज 60 के करीब होता है। एक साल के बच्चे के बारे में, एक साल छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, इवन रिस्पिरेटरी रेट 100 से ऊपर बढ़ जाए, क्या आप काउंट करना आपके लिए मुश्किल है जिस वक्त इसको नमूनिया हो, क्योंकि वो तो लेटा हुआ है, ठीक है। रिस्पिरेटरी रेट उसकी रिब्स, उसके नीचे जो रिब्स के नीचे जो क्लेफ्स पड़े होते हैं उससे काउंट किया जाता है। रिस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा होता है। एडल्ट के बारे में बात करें, रिस्पिरेटरी रेट बड़ा हो, कोई ये पहचानना चाहिए कि आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, तो स्प्यूटम जो है, फ्लेगम जो है, वो आपके पास येलो कलर का हो, इन्फेक्शन की निशानी है। अगर प्योर व्हाइट आ रहा होता है तो उसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं, सिर्फ सीक्रेशन। फीवर, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, स्प्यूटम येलो कलर, और बाल का स्प्यूटम जो है उसमें ब्लड भी मौजूद है, ठीक है, समटाइम दिस कंटेन्स ब्लड। आमतौर पे नमूनिया हॉस्पिटल में ही ट्रीट होता है, ठीक है। ओरल एंटीबायोटिक्स से ज्यादा प्रेफर की जाती है कि आईवी एंटीबायोटिक्स लगाई जाए, ठीक है। और बहुत मुनासिब होता है कि स्प्यूटम का कल्चर करवा दें, ताकि ये पता चल जाए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, फिर उसके लिहाज से जो है वो उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है। कौन से बच्चे इनको नमूनिया होता है? मेजोरिटी उन लोगों की जिनको वैक्सीन ही नहीं लगी होती, वालिदैन ने कोताही की होती। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का। पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को वैक्सीन लगाई थी, उसको मलेरिया हो गया। भाई मलेरिया की वैक्सीन थोड़ी लगाई थी, उनको ये नहीं पता, वो समझते हैं बस इंजेक्शन लगा दिया सारी बीमारी उसमें आप लो। ऐसा नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो कि वैक्सीन, उनके पेरेंट्स ने तो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई, मेजोरिटी में वही होती। हाँ, ये और बात है कि वैक्सीन लगी भी, उसके बावजूद जो बच्चा महल का रही, उसकी गजा अच्छी नहीं थी तो उसको इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, नमोनिया इसलिए बड़ा अहम है कि अगर फर्ज करें किसी को खसरा हुई, मीजल्स हुई, और खसरा में ऐसा बजाय डेथ नहीं होती, लेकिन ये जो खसरा है ये अल्टीमेटली नमोनिया की तरफ ले जाता है, उससे बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा, कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद अल्टीमेटली नमोनिया और डेथ हो गई। तो ये जितने भी आपके पास इन्फेक्शन होते हैं, ये अल्टीमेटली नमोनिया की तरफ ले जाते हैं और फिर उसकी वजह से डेथ आती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वायरल नमोनिया, बैक्टीरियल और फंगल भी लिखा है, ठीक है। कई फंगल इन्फेक्शन ऐसे हैं, आपके पूरे पीएमसी के सिलेबस में कहीं उन्होंने फंगाई को शामिल नहीं किया है। और अगर पेपर देखो आज इस साल का, पिछले साल का, उन्होंने फंगस की कोई बात नहीं की। एस्परजिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसमें बिल्कुल नमूनिया वाली फीचर्स होती हैं, एस्परजिलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। बीमारी का नाम ऐसा बस आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास फंगल इन्फेक्शन ऑफ चेस्ट, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ चेस्ट। ओके, दिस इज क्या आपके पास ये नमूनिया है,
मरीज के लंग्स ऐसा हो सकता है कि इसके जो किनारे हैं ना, ये बिल्कुल पस वगैरह यहाँ पे डेवलप, पस से भर जाए। ये वाली जगह है सांस लेने के लिए, ठीक है, ये वाली जगह है सांस लेने के लिए। तो मे बी कि ये जगह जो है वो आपके पास पस से भर, और याद रखिएगा ये वाली जगह ऑलवेज अवेलेबल। इसीलिए आमतौर पर किसी के जहन में ये बात आई कि मरीज को टेढ़ा करके क्यों लिटाते हैं, पूरा क्यों नहीं लिटाते, क्योंकि पूरा लिटाएंगे तो ये फ्लूइड पूरी लंग्स की सरफेस पे फैल जाएगा। जब सीधा मतलब एक स्लांटेड सरफेस को रखेंगे तो फ्लूइड सिर्फ यहां तक रहेगा, ये वाली सरफेस अवेलेबल होगी एक्सचेंज के लिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपसे बात की नमोनिया के बारे में। बाकी और बहुत सारे लंग इंफेक्शंस बहुत सारे हुए हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एस्मा के बारे में बात की थी, रिकरेंट अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग। हमारे यहाँ लंग के डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास आमतौर पे ये कॉमन जो चीजें नजर आ रही है ये आपके पास नजर आ रही है। किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, उसको तो अचानक डेथ कॉज कर देती है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस, ठीक है, चेस्ट के बहुत सारे आपके पास पैथोलॉजी है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मैंने चंद के बारे में आपसे बात की इसके। ओके, इसके बाद आइए फर्दर। आपको कंप्लीट वेंटिलेशन बता दी थी, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन बता दी थी, ठीक है। और कंप्लीट वेंटिलेशन और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग आपको बता दी, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर बता दी थी। इंसानों में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, प्रॉब्लम पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। टर्मिनोलॉजी से आपको नो हाउ होनी चाहिए। पीछे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आपको सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन बता दी थी, ठीक है। मछली के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके गिल्स में जाता है, वहां से वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। सिंगल डबल सर्कुलेशन आपको बता के आ रहा हूं, ओके। इसके अलावा मसल में मायोग्लोबिन मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बाइंड होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बाइंड होता है उसको रिलीज होने नहीं देता। और लंग्स के गेट जो मेम्ब्रेन है, आप बताएंगे लंग्स के गेट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्यूरा। वो लेयर बेटा कौन सी है उसमें? visceral and parietal. ठीक है, पैराइटल एंड विसरल प्यूरा। विसरल अंदर की तरफ है, पैराइटल बाहर की तरफ है। दोनों लेयर्स के दरमियान क्या मौजूद है? Visceral fluid. The parietal. न्यूरल फ्लूइड, ठीक है, दोनों के दरमियान आपके पास न्यूरल फ्लूइड मौजूद है, तो रिफ्लेक्शन को रिड्यूस है, ओके। कुछ पूछना है तो पूछ ले। क्या बताइए, क्या पूछा? कौन सा वाला ये पीले रंग का स्पूटम है, इसमें क्या बात नहीं समझ, पीला क्यों है ये उर्दू में इसको बलगम कहते हैं, स्पूटम, ठीक है, फ्लैगम जिसे कहते हैं, बलगम को कहते हैं। बलगम ये क्या स्पूटम जो स्पिट आउट करेगा अगर मरीज, वो येलो कलर का होगा, जो इस बात की अलामत है कि इन्फेक्शन हुआ। जरूरी नहीं है, देखें अगर किसी को स्पूटम येलो कलर का आ रहा है तो जरूरी थोड़ी कि उसको नमोनिया हो, उसको फेरेंजाइटिस हो सकता है टेम्पोररी। लेकिन ये है कि खास तौर पे अगर नमोनिया में ऐसा स्पूटम बार बार आ रहा है बाहर, ठीक है, तो वो और येलो कलर का है, उसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हुआ है। इफ दिस इज कम्प्लीटली व्हाइट, ठीक है, तो वो नॉर्मल। आपने कहा आपने एक रीजन बताया था डीएनए से एटमॉलॉजी लगता है कौन होता है जो मतलब क्या बताया? डीएनए हमारी अच्छा, डीएनएस की बात, डेविएटेड नेजल सेप्टम की बात। मैंने आपसे कहा था कि नाक की हड्डी बढ़ने को डीएनएस कहते हैं, ठीक है, जिसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है उसको हम कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम।
अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो साइनसेस की जो पोर्स होती है ना, ये देखिए अंदर से ये आपस में कनेक्टेड होती है, जो आपकी नेजल कैविटी है उससे कनेक्टेड। तो होता क्या है कि जब डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो वो उस सुराख को ब्लॉक करते हैं। जब वो सुराख ब्लॉक हो जाता है तो अब उसकी वजह से ऐसा होता है कि कोई सिक्रीशन अगर यहाँ पे ज्यादा जमा हुई तो वो ड्रेन आउट होने के लिए उनको जगह नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, दर्द होता है। या ये सुराख किसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से अगर वक्ती दौर में ब्लॉक हो गए तो, लेकिन डीएनएस के अंदर ये मुसलसल ब्लॉक रहते हैं, पॉलिप्स वगैरह की ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है, तो वो उसकी ड्रेनेज जो है वो मुश्किल होती है और फिर उसके बाद साइनोसाइटिस और वर्सन होता है। देयर आर सो मेनी डिसऑर्डर। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा चीज की बात ना करूँ। मुझे क्या नुकसान है? मुझे नुकसान है कि अक्सर टीचर्स और जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, टीचर और सिंगर्स, उनके यहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं इस जगह, ठीक है। वी हैव, ठीक है, वी हैव ऐसे हमारा टीचर ऐसे ही मौजूद है जिनके नोड्यूल्स बन गए। उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा जोर से पढ़ा नहीं सकते, तो सिंगर्स और उनके इससे क्या होता है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं और फिर आवाज में काफी फर्क आता है, तकलीफ होती है और फिर बोल नहीं पाता है। तो देयर आर सो मेनी डिसऑर्डर्स। और सबसे ज्यादा ये जो आप लोग सुनते हैं लोगों का कि पान गुटखा वगैरह खाते हैं, लोगों का लैरिंजियल सीए, कार्सिनोजेनिक है। ये जो लैरिंग्स है इसका सी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सीए लैरिंग्स। अच्छा, वो ट्यूबरक्लोसिस रह गई। एक मिनट, मैं किसी से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, टीबी तो खैर सबको ही पता होगी। बेटा आप बता देंगे मुझे टीबी की अलामत क्या है? पेट में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, और क्या होता है टीबी में? पल्मोनरी टीबी की बात करो, पल्मोनरी टीबी। मेरे ख्याल से शायद आपकी वहमो गुमान भी नहीं होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा ये टीबी के केसेस जो है दुनिया में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन दे आर टेकिंग मेडिकेशंस, दवाई ले रही हैं। एक बड़ी तादाद टीबी से मुतासर। तो ये बहुत सारी अलामत में से एक अलामत है कि टीबी, ठीक है, टीबी रही है या टीबी एक्टिव है उसको एक्सक्लूड करना बात कर रहा हूँ। या बाज़ औक़ात लंग्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टीबी में आपके पास, कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, बुखार मुसलसल रहे और आम एंटीबायोटिक से वो उतरता है, ठीक है, आम एंटीबायोटिक से वो उतरता है। और फीवर ऐसा होता है आमतौर पर रात को चढ़ता है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके बैक्टीरिया नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, इसलिए रात को बुखार चढ़ता है। बुखार है, इसके अलावा आपके पास कफ है, ठीक है, खांसी मुसलसल है, 2 हफ्ते हो गए मुसलसल खांसी, ठीक है, उसको टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। आम एंटीबायोटिक टीबी के ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो बाहर की दीवार है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल अलग टाइप के बैक्टीरिया है। और टीबी की दवाई सही सही होंगे, क्योंकि बाद लोग डिनाइल में जाते हैं टीबी होने के बाद कि नहीं हम दवाई ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। टीबी की दवाई से ही टीबी सही होती है, वरना 10 साल भी लेते रहेंगे वो बंदा मर जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं टीबी सही।
इसके अलावा वेट लॉस होता है, ठीक है, वजन कम हो जाता है। चेस्ट एक्सरे कराया, चेस्ट एक्सरे में बहुत क्लियर फाइंडिंग था। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी घर में किसी को एक को टीबी है, तो बात याद रखिएगा, घर का हर बंदा डायग्नोस्टिक स्क्रीन होगा कि उसको टीबी तो नहीं होगी, इससे लगी तो नहीं। हर बंदे की स्क्रीनिंग हो कि उसको टीबी तो नहीं। और टीबी ऐसे भी लगते हैं, यूं हाथ मिलाया मुंह पे हाथ गया, इस तरीके से टीबी एयरबॉर्न डिजीज। जिसकी इम्यूनिटी कम हो, बार बार बीमार पड़ता हो, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता। इलाज है, ठीक है, एटीटी थेरेपी 9 महीने तक लेना होगी, ठीक है, इलाज है, ठीक है। और मैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए ये बात सिर्फ एक मैसेज रेसोनेंटली बात कहता हूँ कि जिस तरह आप बैठे हुए इसी तरह 2 साल 3 साल पहले एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, उनके फादर हमारे पास एम्प्लॉय थे, ही कॉल्ड मी कि एब्डोमिनल पेन है, शायद अपेंडिक्स है, शायद वो है। आपको सुन के हैरत होगी, 2 दिन के अंदर डायग्नोसिस हुई है कि उसको पेट की थी। क्यों? बाहर के खाने का, अनहाइजेनिक खाने का। अक्सर जो अनहाइजेनिक फूड आपके आसपास मिल रहा होता है, आपको अंदाजा नहीं है। माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से पेट की टीबी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से लंग्स की टीबी। 4 महीने दवाई ली, छोड़ दी, फिर 9 महीने लेना चाहिए, फिर दोबारा 9 महीने शुरू की। शी इज परफेक्टली ऑलराइट नाउअडेज। मैं 15-16 साल की बच्ची की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नेवर थिंक आपको नहीं होती, खुदा ताला अल्लाह ने आपको सेहत दे, लेकिन क्या कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कि यू मस्ट मेंटेन अ हाइजीन, ठीक है, थ्रू आउट। एटीटी थेरेपी सिर्फ इसका वो है इलाज है, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। चलें, और कोई खास बात टीबी में ऐड करेंगे। और याद रखें, जिसम के हर ऑर्गन की टीबी हो सकती है, हार्ट की, किडनी की। अभी रिसेंटली में किसी को सुन रहा था कि वो नेफ्रेक्टोमी हुई है, पता चला उसकी किडनी की टीबी, किडनी की टीबी, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी हो जाती है। आप सोचें, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी से लोग सेहतयाब हो जाते हैं, लंग्स टीबी तो उसके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन दवाई लेनी है एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। और अगर कोई टीबी का मरीज दवाई ले रहा है, उससे किसी को नहीं लगेगी, याद रखिए, जो टीबी की दवाई ले रहे हैं। वरना ये सोचे कि लोग उसके साथ उठे बैठेंगे नहीं, उस टीबी की दवाई ले रहे, 2 हफ्ते हो गए लेते हुए, उसको नहीं लगी, किसी और को नहीं लगी। सही। चलिए, इसको नोट करें, फिर मैं कोई सवाल करना है पूछे।
एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, एंटी TUBRCULOUS, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। ये लिखा इसलिए जाता है क्योंकि कम से कम इसमें 4 टैबलेट्स हैं, अब वैसे मिलाकर एक टैबलेट बना दिया उन्होंने, ठीक है, रिफेम्पिसिन, पाराजोनामाइड, एथम्ब्यूटल वगैरह। तो ये एक टैबलेट बना दिया उन्होंने, तो ये खाना जो है ना 9 महीने तक, ये एंटी थेरेपी कहलाता है। ये बिल्कुल सेपरेट एंटीबायोटिक्स थे जो आमतौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए लफ्ज लिखा जाता है एंटी थेरेपी बस। आप ना वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है बताओगे? आवाज नहीं आई, ऊंचा सुनने लगा हूं मैं। 5 लीटर। टाइडल वॉल्यूम कितना है? पहले बोला 1.5, वहां पे ऑप्शन डार्क कर दिया, चेंज नहीं कर सकते, फिर सोचा 1 है, बेटा के ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं, क्या करूंगी? वो दूसरी बार भी गलत बोला, तीसरी बार बोल दो। आप जितनी बार भी टेस्ट देंगे, ऑलवेज यूज बॉल पेन, ठीक है, ऑलवेज यूज बॉल पेन, यू नॉट अलाउड टू चेंज योर स्टेटमेंट्स। अभी इतने ढेर सारे स्टूडेंट इस साल, उनको यही मसला हुआ है, दे आर नॉट अलाउड टू चेंज। यस, अब आप सही आंसर आधा लीटर। कार्बोमाइनॉन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मैं कितनी परसेंटेज जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बोमाइनॉन हीमोग्लोबिन पूछा, 20 to 30, ठीक है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। रेड ब्लड सेल कौन सा एंजाइम देता है इस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए? रेड ब्लड सेल के अंदर सारा रिएक्शन होगा था ना, HCO3 की फॉर्मेशन होती है। नहीं, आवाज नहीं, आप सही नहीं बोला आपने बस। आप बताओ नाम। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। एंड नेवर थिंक, आप किसी हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो अपने संडे कुर्बान करके आ रहे हैं। आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए मेडिकल में एक चीज होती है रिसर्च। कभी कोई टैबलेट अगर आप खा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये टैबलेट जो है हम खा रहे हैं, इसको बनाया तरीके से होगा, ये होगा वो होगा। याद रखें, टैबलेट की जो भी मेडिसिन होती है इसका ट्रायल हो। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक ट्रायल का जिक्र किया था कि फाइनल एंट्री टेस्ट से 15 दिन पहले एक बच्ची जो है वो अप्रोच करती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं टेस्ट दे दूं यहाँ के मेरिटोरियस के मॉक दे दूं, एंड शी वाज विद 90%। व्हाट आई थॉट कि अच्छा मेरा ट्रायल हो जाएगा, ठीक है, मेरे बाकी बच्चों में और उसमें ट्रायल हो जाएगा। मैंने उसको यहाँ के 6 मॉक दिलवाए, 6 मॉक्स में उसके नंबर कम, एंड आई नो हाउ कि शी इज परफेक्टली बुकिश गर्ल, ठीक है। मैंने इसको 6 टेस्ट दिलवाए। 6 टेस्ट कौन कौन से? पूरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कॉम्प्रिहेंसिव बायो, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, सारे दिलवाए, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 सब दिलवाए। व्हाट आई फाउंड कि उसके नंबर्स कम आ रहे हैं। मेरे ध्यान में था कि शायद पेपर हमने मुश्किल बनाया उस वजह से, बट द फाइनल व्हाट शी गॉट इज 127 मार्क्स। मैंने किससे कंपेयर किया? मैंने कहा वो बच्ची, उसकी 90% थी, मेरे पास 89.5 वाली बच्ची हाईएस्ट थी लास्ट ईयर। मैंने उससे कंपेयर करना चाहा कि वो मेरे पास एप्टीट्यूड में आती थी, शी गॉट 154 मार्क्स
आउट ऑफ 180। बताना क्या चाह रहा हूं बेटा, होता ये है कि जो हायर स्कूलर्स पे खड़े होते हैं उनके लिए बड़ा रिस्की हो जाता है कि अगर इतने कम मार्क्स आए, एडमिशन लिस्ट पे आ जाए, मुझे नहीं पता भी वो मेरिट पे आएगी कि नहीं, कि एक एक नंबर पे आपके 10-10 लोग खड़े हो, ठीक है। अब उसकी मजबूरी थी कि वो शहर के कोने में रहती है, शी कैन नॉट अप्रोच, कि वो उसके पेरेंट्स को रोज लेकर आकर नहीं मैनेज कर सकते। बट व्हाट आई रिक्वेस्टेड कि आप ये 6 टेस्ट जरूर, और अगर एग्जाम से 15-20 दिन पहले अगर कोई आया है तो हम उसको तैयारी नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि मॉक से पहले क्लासेस खत्म हो जाती। आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी के ध्यान में आए कि हाँ आज क्लास में स्ट्रेंथ कम थी, दूसरे घर बैठे हुए फला फला, नेवर थिंक ऑफ दिस। आप अकेले यहाँ पे आके बैठ जाओ, इंशाल्लाह आपको क्लासेस मिलेंगे, लेकिन नेवर थिंक कि आपका टाइम गया हो, ठीक है, आपका टाइम गया हुआ, नेवर थिंक ऑफ दिस। आप अपनी मंजिल के करीब हैं, इस वक्त गड़बड़ नहीं करिएगा, इस वक्त गलती नहीं करिए। आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, और आप आगे अपीयर होने वाले हैं, आपका कैरियर का फैसला होने वाला है, नेवर थिंक ऑफ दिस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये आपको बड़ा कीमती है। मैं देख रहा था, अपनी गाड़ी से उतर रहा था कि पेरेंट्स भाई वगैरह छोड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको भी एफर्ट करना पड़ेगी, ठीक है, बट एवरी गेन इज सम पेन, ठीक है, हर गेम के पीछे कोई ना कोई तकलीफ जरूर। चले नेक्स्ट क्लास में आप प्रिपेयर करके आएंगे ये पूरा चैप्टर पूरी, ठीक है।